आइए दोस्तों, हम लोग अभी रिव्यू कर रहे हैं आपका जून 23 का कॉस्ट अकाउंटिंग का सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं इस पेपर का। इंस्टीट्यूट कब लाएगा सो लाएगा, जस्ट ऊपर से रिव्यू नहीं करूंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही आपको देने वाला हूं। तो पेपर में क्या होता है ना, कुछ कुछ लाइनें ट्विस्ट वाली आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो मैं पहले समझा दूंगा। फिर आप इस सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए एसजेसी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिटेल्स वगैरह जो है डाउनलोड करने के वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हर उन बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और एज वेल एज जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ओल्ड सिलेबस में अब ये जो पेपर था इसमें पैटर्न क्या है कि आपको सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में आता है एमसीक्यूज़, और सेकंड आता है मैच द कॉलम्स, थर्ड आता है ट्रू और फॉल्स। तो ये 5 5 10 और 10 कितने मार्क का है? देखो 20 मार्क का, 10 5 5 और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है 5, तो 25 मार्क का एमसीक्यूज़ आपके यानी ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में हैं। सेक्शन ए 25 मार्क का है। तो इस 25 मार्क में आप कितना उठा सकते हैं? देखो देखो, जो बच्चे हमारे जून के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप बेटर होगा ये पेपर को पहले डाउनलोड करके ना अपने से अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये सारे पेपर्स भी आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे बिना सॉल्व किया हुआ। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे तो खूब जगह जुगाड़ है आप लोग के पास, मेरे से ज़्यादा जुगाड़ है, मेरे को तो स्टूडेंट लोग ही भेजते हैं। तो आप जुगाड़ लगा के पहले खुद से अटेम्प्ट करो, खाली सीधा सॉल्यूशन देखोगे ना मज़ा नहीं आएगा। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। ये सारे क्वेश्चंस है ना बिट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का निकाला हुआ था, जो हम लोग एमसीक्यू मेला में रेफ़र भी किए थे, उन सब से आ गया। तो इसमें कोई बहुत हाथी घोड़ा चीज़ नहीं आया है। जो चीज़ टेक्निकल है मैं उसको मार्क करके रखा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसका आंसर है हाई लेबर टर्नओवर, क्योंकि लेबर टर्नओवर से प्रोडक्टिविटी घट जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स डील विथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका आंसर है कैश 22। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लिस्ट याद किया तो आपको मिल जाएगा। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? गॉड अकाउंट, याद है? गॉड अकाउंट बोलते थे हम लोग जनरल लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट। बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है इंटरेस्ट। ये वाला एक तो टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि ये नहीं प्रैक्टिस किया हो तो ये होता नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। अब ये क्या है ना, ये सब पुराना प्रैक्टिस किया हुआ तब आपको मिलेगा। अंडर एनआरवी मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स वैल्यू। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया तो मैंने डेबिट में लिखा, नॉर्मल लॉस बोला 5% तो मैंने क्रेडिट में लिखा। फिर क्लोजिंग WIP 60%, 250 यूनिट है तो वो यहाँ पे लिख दिया, और फिनिश गुड्स का 1650 है तो यहाँ पे लिख दिया। देख लिया कुछ, अब नॉर्मल लॉस तो नहीं आ रहा है ना, तो सब मिला के इधर भी 2000 हो जा रहा है। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसका 60 और इसका तो 100% ही होगा, तो 100% और 60% के हिसाब से ये कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है, आ गया 1800। फिर आपका ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सा है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स आर 800 @ 4, तो 800 @ 4 लिख दिया मैंने। एंड एक्चुअल आवर्स आर 760 @ 4.5, 760 @ 4.5। ये कॉस्ट कार्ड जो हम लोग बनाते हैं वो बना लिया। अब फिर पूछ रहा है लेबर रेट वेरिएंस बताओ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, तो मल्टीप्लाई करके 380 एडवर्स आ गया। फिर पीवी रेशियो दिया हुआ 40%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 32,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है रुपीज़ में सारा आंसर है। तो आपको फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करने से ही आंसर मिल गया, आपको वेरिएबल कॉस्ट का कोई यूज़ नहीं करना पड़ा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट, इसका आंसर है लास्ट वाला, क्योंकि बजट का एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैच द कॉलम में इम्प्यूटेड कॉस्ट होगा आपका नोशनल कॉस्ट, ये दोनों एक ही चीज़ है। रिप्लेसमेंट मेथड इज अ मेथड फॉर लेबर टर्नओवर। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स इज अ सेलिंग एक्सपेंस। रॉयल्टीज़ को लेकर ये डायरेक्ट एलोकेशन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा ट्रीट किया जाता है। बजटरी कंट्रोल को लेकर कभी दिमाग में डाउट आ रहा है इसमें कि ये क्या आएगा, तो एलिमिनेशन से भी खेलते हैं। जैसे कैश 18 आपका जो है वो R&D कॉस्ट पे है, तो बजटरी कंट्रोल से जुड़ा हुआ नहीं है। डिसीजन पैकेज ये जीरो बेस्ड बजटिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे मतलब हम लोग खेलते हैं, ये ज़ीरो बेस बजटिंग से जुड़ा हुआ है।
ब्रेक इवन एनालिसिस का ऑफकोर्स मार्जिनल कॉस्टिंग से ताल्लुक आता है या सीवीपी से ताल्लुक आता है। तो बचा क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि बजटरी कंट्रोल मतलब होता है बेसिकली बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके वेरिएंस निकालना, और वो वेरिएंस को निकालकर जो वेरिएंस आपका लिमिट के बाहर हो रहा है उस पर एक्शन लेना, उसी को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ गड़बड़ आ रहा है तो ठीक करना। फिर ट्रू और फॉल्स आया है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, यस। वेड एनालिसिस इज फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, नो इट्स फॉर spare parts management. Wages paid for a normal idle time is eliminated, it's charged to PL, तो इसलिए false. Expenses which appears in financial account and not in cost accounts are generally notional items, no. Notional items financial में नहीं आते हैं. LIFO is followed for evaluation equivalent production prices are fluctuating, no. Prices fluctuate होता है तो weighted average use होता है, ठीक है। अभी क्या है सबका, अगर आपने बिट क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किया तो आपसे इजीली बन जाएगा। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश 10 है डायरेक्ट एक्सपेंस। बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट जो सारा इंस्ट्रक्शंस कवर करता है। जॉइंट कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो 2 और मोर प्रोडक्ट्स का जॉइंटली लगता है। फिर आइडल कैपेसिटी, इसका आंसर में गड़बड़ हो सकता है। आइडल कैपेसिटी इज दैट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटी विच इज नॉट यूटिलाइज्ड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ ऑर्डर्स, बॉटलनेक्स इन मशीन ब्रेकडाउन एक्सेट्रा। ठीक है, थोड़ा मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ और सॉल्यूशन तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं फिर से बोल दूँ, अगर आप खाली बैठ के सुन रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप खाली सुन लो, मिला लो। बट अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसको बैठ के खाली सुनने का नहीं, आपको इसको बैठ के पूरा का पूरा करने का और फिर मिलाने का कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ये आपको एग्जाम में 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 5 करना पड़ता है। 15-15 मार्क का एक आता है, तो एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन बनाते हैं। 8 मार्क, 7 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 9 मार्क, 6 मार्क, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चंस यूजुअली हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग चैप्टर से आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं बहुत बार, मतलब सिमिलर दिखते हैं बट फिगर सेम नहीं होता। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस किया हुआ हो सकता है बट एग्जाम हॉल में आप छाप नहीं सकते माइंड से। बस प्रोसेस ध्यान रख के आपको अपने से एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, एम्प्लॉय कॉस्ट से आया है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था जहाँ पर आप एक कॉस्ट शीट बनाते थे, ठीक है। ये मोहन सोहन बोल के दिया, मैं ह्यूलेट पैकर्ड लेके कराता था। कुछ लोग गोविंद राम के हिसाब से किए होंगे। तो मोहन और सोहन का आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा जिसमें डायरेक्ट मटेरियल एक्स लेना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस आपको, मोहन के कौन सा प्लान है देखो, रोहन है, और हाल सोहन का कौन सा प्लान है, हाल से। तो डायरेक्ट वेजेस बेसिक लेना पड़ेगा आपको। मोहन कितना आवर्स में काम किया, 600 घंटा में, तो 600। वेज रेट मालूम नहीं है तो वेज रेट को वाई माना गया, 600 वाई। और यहाँ पे सोहन कितना आवर में काम किया, 800, तो 800 वाई होगा। फिर बोनस आपको एज पर प्लान देना पड़ेगा। रोवन प्लान के हिसाब से जाओगे तो टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। टाइम अलाउड यहाँ पर कितना दिया हुआ है आप देखो, 1000 घंटा दिया हुआ है। तो रोवन के हिसाब से चल रहे हैं अगर, तो टाइम टेकन इज 600 बाई टाइम अलाउड इज 1000 इंटू टाइम सेव्ड इज 400 इंटू रेट इज वाई। इधर हाल से चला रहे हो तो हाफ इंटू टाइम सेव्ड होगा 200, 1000 माइनस 800 करके इंटू वाई, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 600 बाई 1000 इंटू 400 करके आ रहा है 240 वाई, और ये आ रहा है 100 वाई। तो दोनों मिला के आपको समझ में आ गया होगा वेजेस कितना आ रहा है। फिर वेजेस के बाद हम लोगों का नेक्स्ट कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अगर आप देखोगे तो वो 10 रुपया पर मैन आवर के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे 6000, यहाँ पे 8000, ठीक है। तो इन सबको मिला के आता है फैक्ट्री कॉस्ट जो दिया हुआ है 72,800 और 7,000, 76,000 और 76,000। तो इससे 2 इक्वेशन बनेंगे। आपको ध्यान आ रहा है ऐसा सम, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो इक्वेशन वाला सम्स था x प्लस 600y प्लस 240y मिला के आ रहा है 840y प्लस 6000 इज इक्वल टू 72,800। और फिर क्या होगा, x प्लस 900y प्लस 8000 इज इक्वल टू 76,000। अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें ना, x आ रहा है 50,000 और y आ रहा है 20।
ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है पार्ट ए ये बी हो गया, फिर पार्ट 3 में बोल रहा है वापस से फ्रेश स्टेटमेंट बना दो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर बी, ये ओवरहेड चैप्टर से आया है जो 2 टियर मशीन और रेट का क्वेश्चन है। 2 टियर मशीन और रेट का प्रोसेस एकदम सिंपल होता है। सबसे पहले आप क्या करो, टोटल एक्सपेंसेस निकाल लो। कॉमन एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग। कॉमन एक्सपेंस मतलब जो ऑपरेटिंग टाइम और सेटअप टाइम दोनों में लगेगा। अब कैसे पता चलता है 2 टियर रेट का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा तो नहीं है। जब कभी भी कोई भी डिटेल जॉब वाइज ऑपरेटिंग टाइम सेटअप टाइम के लिए अलग अलग दिया हुआ है टाइम का डिटेल्स, तो वो 2 टियर रेट से सॉल्व होता है, यहाँ से पता चलता है। ये प्रैक्टिस किया हुआ आप लोग का तब पता चलेगा आपको, सब सम क्लास में भी कराए हुए हैं। तो नंबर 1 है आपका कॉमन एक्सपेंसेस, स्टेप 1 में निकाल लो, जिसमें मैंने यहाँ पर फैक्ट्री रेंट को जोड़ा, डेप्रिसिएशन को जोड़ा, हीटिंग लाइटिंग को जोड़ा, सुपरविजन को जोड़ा, रिजर्व इक्विपमेंट को जोड़ दिया। अब इसमें फैक्ट्री रेंट जो दिया हुआ है वो तो टोटल एरिया ऑफ फैक्ट्री का दिया हुआ है, तो इंटू 3/80 कर लिया, क्योंकि मशीन के लिए 3000 स्क्वायर फीट है और टोटल एरिया 80,000 स्क्वायर फीट है। हीटिंग एंड लाइटिंग हर जगह का होता है तो 3/80 कर लिया। सुपरविजन एरिया पे नहीं होता, सुपरविजन मशीन्स का होता है, तो इंटू 1/25 कर दिया। तो टोटल कॉमन एक्सपेंस आया इतना। सेकेंड स्टेप किया टोटल प्रोडक्टिव आवर्स जो आया 4000। ठीक है। थर्ड स्टेप किया मैंने कॉमन एक्सपेंस पर आवर जो आ गया 1,07,500 बाई 4000। अगर आप करके देखोगे तो आ रहा है 26.875। फोर्थ स्टेप हुआ कि अब सेपरेट एक्सपेंसेस को अलग अलग लेकर कॉमन एक्सपेंस के साथ जोड़ दिया, तो 2 टियर रेट यहाँ पे आ गया। ये 2 टियर रेट है। 2 टियर रेट में सेपरेट एक्सपेंस में पहला है वेजेस। वेजेस कैसे मिला सर? वेजेस पॉइंट 3 में दिया हुआ है, जहाँ पे बोला है देखो 240 पर डे ऑफ 8 आवर्स है, तो 240/8 करेंगे 30 रुपया घंटा हुआ। अब उसमें बोला है कि आदमी एक ही मशीन अटेंड करता है जब सेटअप में है, तो सेटअप में 30 रुपया पूरा कॉस्ट आएगा, और ऑपरेशन में 2 मशीन अटेंड कर लेगा तो एक आदमी 2 मशीन का काम कर लेगा, तो एक मशीन का कॉस्ट आधा हो जाएगा, तो दैट इज़ 15 हो गया। फिर पावर के लिए ना लिखा नहीं है कि ये सेटअप के लिए कि ऑपरेटिंग के लिए, तो हमने अज्यूम किया कि पावर सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए। ये नॉर्मली एग्जाम के क्वेश्चन में कई बार लिखा हुआ लिखा हुआ आ जाता है, इस बार लिखा हुआ नहीं आया। और बाकी कॉमन एक्सपेंस पर आवर जो नोट 3 में निकाला था वो डाल दिया, तो 2 टियर रेट आ गया। तो क्वेश्चन में जो मशीन रेट पूछा है उसका आंसर ऊपर में आ चुका है। और फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ जॉब, तो सेटअप टाइम का कॉस्ट है 56.875 के हिसाब से, और ऑपरेटिंग टाइम का कॉस्ट है 44.375 के हिसाब से। इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ जाएगा, बस आवर्स से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दोगे तो ये कॉस्ट आ जाएगा। ये मैंने नहीं किया बट आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? हाँ, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, एग्ज़ाम देके आए तो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि अभी फर्स्ट हैंड ही एकदम समझ लें तो कैसे होगा भाई? वो तो क्लासेस करनी पड़ेंगी आपको या चैप्टर्स पढ़ के आने पड़ेंगे। नेक्स्ट 3A में देखो ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर में इसका दिया हुआ डिटेल्स है, तो उसको थ्योरी की तरफ पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्या सबक मिलता है? तो थ्योरी भी पढ़ के जाना चाहिए। मैंने एक अभी यूट्यूब में वीडियो डाला था अपना शॉर्ट्स में, जहाँ पे बच्चों ने अपनी गलतियों को बताया है बहुत सारा। एक शॉर्ट्स बनाया था रिसेंट में जून एग्ज़ाम के बाद, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स अपनी गलतियों को बताया। आप भी उसको पढ़िएगा कि आप वो गलतियाँ ना करें, है ना। मैंने पूछा था बच्चों से कि एग्ज़ाम हो गया, अब अपनी गलतियों को बताओ, तो बच्चे बहुत सारे गलतियों को बता रहे हैं। आप उसके कमेंट्स को ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखो, ये इंटीग्रेटेड थ्योरी आया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, फिर आया ये नॉन इंटीग्रेटेड से इस बार इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में जर्नल आ गया। तो ये बहुत इजी होता है, ये सब सेम सम है, पुराना पहले किया हुआ, बस फिगर्स चेंज है। मटेरियल परचेज का क्या होगा? RMC टू क्रेडिटर्स। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन का क्या होगा? WIP टू RMC। वेजेस पेड का होगा वेज कंट्रोल टू कैश, और फिर 30% इनडायरेक्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू वेज कंट्रोल। चार्ज टू प्रोडक्शन वाला डायरेक्ट अमाउंट है तो WIP टू वेज कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू कैश। चार्ज टू प्रोडक्शन है तो WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के लिए सेलिंग ओवरहेड टू कैश किया, और फिर एक और एंट्री ये छूट जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग ओवरहेड। आप ये नहीं करोगे तो आधा नंबर 1 नंबर काट लेगा इंस्टीट्यूट। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, FGC टू WIP। सेल्स में डेटर्स टू सेल्स, और कई बार एक और एंट्री मार देते हैं विच इज सेल्स टू PL। ठीक है, तो इसका नंबर कटेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट उसका काट लेगा जरूर। फिर रिसीट फ्रॉम डेटर्स का कैश टू डेटर्स। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है ना, ये एक हिडन एंट्री है मेन, जिसको आप छोड़ दोगे तो आधा 1 नंबर कट लगेगा। अब इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट कॉस्ट शीट का क्वेश्चन।
कॉस्ट शीट में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का है कि आउटपुट जो हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं 50,000 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग टोटल प्राइस निकालने का कोशिश कर रहे हैं, टोटल प्राइस निकालने का कोशिश करें जिसमें लोकल मटेरियल का कॉस्ट, टोटल लोकल मटेरियल का कॉस्ट आपको दिया हुआ है 20 लाख, उसका कॉस्ट बोल रहा है 10% बढ़ा दो, तो 20 लाख का 10% बढ़ाने से होगा 22 लाख। फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपका 2 लाख है तो उसको भी डाल दो। फिर डायरेक्ट लेबर 17 लाख है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख है वो देखो, ठीक है। फिर बाकी का ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने क्लासिफाई कर दिया, इनडायरेक्ट लेबर, स्टोर्स, फ्यूल, डेप्रिसिएशन, सैलरीज ऑफ वेजेस। एक्साइज ड्यूटी को मैंने रिफंडेबल मान लिया, अज्यूम कर लिया कि रिफंडेबल है, तो इसलिए उसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको कॉस्ट में मटेरियल के साथ ऐड कर सकते हो। एक्साइज ड्यूटी लोकल मटेरियल कंज्यूम के ऊपर लगता है, अजम्पशन ले लिया मैंने, इसलिए मेरा आंसर में थोड़ा सा हो सकता है आप एग्ज़ाम दिए तो आपसे मैच ना करे, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है ना, तो एक बेसिक आइडिया हम लोग को रहता ही है ना कि एक्सपोर्ट वालों को एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक में आ जाता है, तो उस आइडिया से मैंने इसको रिफंडेबल मानकर कॉस्ट में नहीं जोड़ा। फिर एडमिन ओवरहेड है हमारा, एडमिन ओवरहेड ये बाकी सब एडमिन ऑफिस, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फीस ऑफ डायरेक्टर, एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजिंग ये सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग ओवरहेड, और पैकिंग वाला भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है। तो ये सारा को लेकर मैंने कॉस्ट शीट में डाल दिया। फैक्ट्री ओवरहेड ये सारे जोड़ दिए, वर्क्स कॉस्ट आया, फिर एडमिन ओवरहेड ये तीनों को जोड़ दिया, 640 आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। यहाँ पे एक नया चीज़ है सब्सिडी, सब्सिडी इज़ ऑलवेज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, तो 40 पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो सारा चीज़ एक्सपोर्ट ही होगा। आउटपुट है 50,000 यूनिट्स, तो 50,000 यूनिट्स का सब्सिडी मैंने रिसीव कर लिया, कॉस्ट कम हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम लोगों ने ये तीनों को जोड़ के ऐड कर लिया, टोटल कॉस्ट आया। प्रॉफिट मार्जिन बोला 20% ऑन सेल्स, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू 25% ऑन टोटल कॉस्ट, तो 25% टोटल कॉस्ट पे ले लिया। मेन चीज़ है सब्सिडी, नॉर्मली आप लोग यूज टू नहीं कि सब्सिडी को माइनस करना, बट एक कॉन्सेप्ट आप लोग को जनरली दिया जाता है हमेशा कि सब्सिडी आपका कॉस्ट कभी भी दिया हुआ हो तो कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे मैं यही बोल रहा था, पेपर आता ईजी भी है तो भी कंसेप्चुअल आता है, मतलब आप जरूरी नहीं है कि पूरा हूबहू छपा हुआ चीज़ ही देखोगे। छपा हुआ चीज़ जैसे इंटीग्रेटेड का छपा हुआ है एकदम, वो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत पहले से आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी छपा हुआ है, बट फिगर्स तो चेंज है ना, ठीक है, फिगर्स तो चेंज ही है, तो आपको तो थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट पार्ट भी एक प्रोसेस कॉस्टिंग का एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, जिसमें कोई झमेला ही नहीं है, प्रोसेस अकाउंट बना के आपको सम करने बोला गया, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंट बनाकर इसमें जब सम करना है तो इसमें क्या करने का है, प्रोसेस ए पहले बनाने का है, सारा खर्चा डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, यहाँ पे डिलीवर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है, और एक फिनिश स्टॉक हेल्ड दिया हुआ है, तो उसको दोनों को क्रेडिट में रखो। नॉर्मल लॉस दिया हुआ उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ए का जो आउटपुट है वो बी में जो जा रहा है वो 18,000 जा रहा है, तो 18,000 इसका इनपुट बनेगा, इसका 16,000 नेक्स्ट में जा रहा है तो 16,000 इनपुट बनेगा, और सी में आपका जो भी नेट आएगा उस सारा का प्राइस निकालने बोल रहा है, जो कि लास्ट में जो कॉस्ट आ रहा है उस पर 25% जोड़ देना है। तो इसके लिए मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाया, आप देखो यहाँ पे इनपुट जो भी 20,000 था उसका कॉस्ट 20,000 इंटू 40 करके 8 लाख ले लिया, फिर 18, फिर कॉस्ट में क्या है 30,000, वेरिएबल ओवरहेड के लिए इसके ऊपर 150%, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए इसके ऊपर 250%, तो 30,000, 150% ऑफ 30,000 और 250% ऑफ 30,000, ये आ गया। नॉर्मल लॉस क्रेडिट किया, प्रोसेस बी का अमाउंट 18,000 क्वांटिटी क्रेडिट किया, नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर को डाल दिया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 800 लिखने के बाद, और फिर रेट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको याद है ना कि हम लोग टोटल कॉस्ट ऑन डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन बाय एस्टिमेटेड आउटपुट करते हैं। एस्टिमेटेड आउटपुट इज 20,000 माइनस 1000, तो 950 बाई 19,000 करके आंसर आ रहा है 50 रुपये। तो 50 रुपये के हिसाब से तीनों का वैल्यूएशन कर दिया। अब यही वाला आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, और नेक्स्ट प्रोसेस में वही सेम कंसेप्ट रिपीट हो गया। डायरेक्ट लेबर 31,500 आ गया, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड जो परसेंट दिया हुआ वो आ गया, और नॉर्मल लॉस फिर क्रेडिट किया,
फिर प्रोसेस सी में 16,000 गया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 800 है, तो 16,800 और 900 जोड़ा तो डिफरेंस जो आ रहा है वो नॉर्मल लॉस बना दिया। और रेट यहाँ पे निकाल कर उसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑन डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन बाई 18,000 माइनस 900 किया तो रेट 60 रुपये आया, तो सबको 60 रुपये के हिसाब से वैल्यू कर दिया गया। प्रोसेस सी में आए, ये सारा का सारा कॉस्ट को 16,000 @ 60 करके लेकर आए, लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड डाला, नॉर्मल लॉस क्रेडिट किया, जो भी फिनिश गुड्स आया उसका कॉस्ट निकाल दिया, वो आया 70 रुपया और प्रॉफिट 25% उस पर जोड़ दिया तो 87.5 सेलिंग प्राइस आंसर आ रहा है। एग्ज़ाम में भी है ना, जैसे क्या होता है स्पीड भी बनाना पड़ता है एग्ज़ाम में, है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में ना समय बिता दें। अब देखो मेरा जो प्रेजेंटेशन है एकदम एग्ज़ाम लायक प्रेजेंटेशन है, बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर ऐसे साइड में नहीं लिख कर बीच में बड़ा बड़ा करके लिखो, और एकदम एग्ज़ाम लायक प्रेजेंटेशन मैंने किया है, नीट एंड क्लीन, ईजिली समझ में आने वाला, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको, इसके में कोई नंबर काट ही नहीं सकता आपका। अब पर्टिकुलर्स रुपीज़ लिख कर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप फटाफट सम निपटाने पे फोकस किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हो रहा है और अकाउंट्स कब बना रहे हो। स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई और अकाउंट्स बना रहे हो 31 मार्च, तो बेसिकली ये कितना पीरियड का अकाउंट्स है, 9 मंथ्स का अकाउंट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख और 90% आपका वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव मिल रहा है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव्ड हो रहा है। तो अब सबसे पहले देखो आइटम्स क्या है, मटेरियल एंड स्टोर्स है 20, फिर लेबर है, प्लांट इशूड है, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंस है, प्लांट एट साइट क्लोजिंग प्लांट वैल्यू है, मटेरियल एट साइट क्लोजिंग वैल्यू है, सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है। फिर आपका मटेरियल कॉस्टिंग 6,000 का डैमेज हो गया, सुपरवाइज़र एक्सपेंसेस दिया हुआ है, स्पेशल मशीन वाज हायर्ड, हायरिंग चार्जेस दिया हुआ है, तो मैंने सारा खर्चा को नेट करके डेबिट कर लिया। मटेरियल कंज्यूम कैसे लिया, देखो 1,20,000 में मैंने ये 5,000 हटा दिया और 6,000 हटा दिया, जो हमारा क्रेडिट में भी लिखा जा सकता है बट मैंने इसको नेट कर लिया तो 1,09,000 आ गया। लेबर का 1.5 लाख लगा, प्लांट का नेट कर लिया 30,000 अमाउंट इशूड और वैल्यू है 20,000 तो डिप्रिसिएशन आ गया 10,000। सैलरीज का 90,000 लिखा। सुपरविजन का एक अच्छा चक्कर था यहाँ पे, बोल रहा है सुपरवाइजर हु डिवोट्स 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एन आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2 मंथ्स, ही इज पेड एट 4,000 पर मंथ, तो 4,000 का 9 महीने का पेमेंट होगा इंटू आधा क्योंकि आधा टाइम ही डिवोट किया है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग खाली लेना है अज्यूमिंग कि बाकी का सुपरविजन यहाँ पे आ चुका है, या फिर हम लोगों को ऐसे सोचना है कि ये 4,000 अलग से ही सुपरवाइज़र का लेना है। तो नॉर्मली हम लोगों के सम्स में जब सुपरविजन दिया होता था तो हम लोग मानते थे कि वो अलग से कॉस्ट है, तो अभी एक बार के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि ये सुपरविजन है ना पूरा अलग से है, सैलरीज में इंक्लूडेड नहीं है, अजम्पशन लिख दिया एक्सक्लूडिंग सुपरविजन। एग्ज़ाम में ऐसा अगर कभी हो तो आप अजम्पशन लिख के सम करके आओगे, ठीक है। अब मालूम नहीं ये वाला चीज़ को इंस्टीट्यूट ये भी अज्यूम कर सकता है कि 90,000 के अंदर सुपरविजन इंक्लूडेड है तो आप सिर्फ 2 महीने का ही फिर फिगर्स लोगे। तो मैंने अभी 9 महीने का वर्किंग लिया क्योंकि मैंने अज्यूम किया है आउटस्टैंडिंग से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को 9 महीने का पेमेंट करना है तो 9 महीने का मैं ले लिया। हो सकता है आपने 7 महीने का पेमेंट किया है, 2 महीने का नहीं किया है, आपको कॉस्ट तो 9 महीने का लेना पड़ेगा। स्पेशल मशीन 4 महीने के लिए हायर किया गया तो इसका कॉस्ट 4 महीने का ले लिया, तो इस हिसाब से कॉस्ट अप टू डेट आया 379, उसको बीडी किया, फिर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड डाला तो नोशनल प्रॉफिट 36,000 आया, ठीक है। अब उस 36,000 को बीडी किया, फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला, ये वर्किंग नोट है आपका प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड के लिए। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपने निकाला तो आया 40%, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड है 1/3 के हिसाब से, तो 1/3 इंटू 36,000 इंटू 90%, तो 1/3 इंटू 36,000 इंटू 90% कर रहे तो आ रहा है 10,800, तो 10,800 PL में डाला, बाकी का रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में चला गया। तो बेसिकली मुझे लगा सुपरवाइज़र को लेकर एक अजम्पशन का लोचा है इधर, तो वो अजम्पशन एक बार मैंने अज्यूम करवा दिया आपको। यही सब चैलेंज एग्ज़ाम में जब आता है वो हमें हैंडल करना अगर आ जाए तो हमारी नैया जरूर पार हो जाए। ये प्रैक्टिस से ही बुद्धि खुलता है कि हम क्या अजम्पशन लें, तो क्लिक ही नहीं करता अजम्पशन भी क्या लें। 6A जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक की फैक्टर का क्वेश्चन है।
आपको मैंने ना पता है पूरा पास्ट पेपर्स का एनालिसिस वगैरह सब दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको अगर ध्यान में है तो। हो सकता है आपने नहीं देखा हो, आप ये वीडियो से मेरे को पहली बार मिल रहे हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल एक बहुत बड़ा रिसोर्स का जरिया है, उसमें आपको अप टू डेट होकर रहना ही पड़ेगा। बस आप टेलीग्राम में जाके SJC इंस्टीट्यूट सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो उसमें हमने ना एक ऐसा एनालिसिस डाला था जो कि पूरा पास पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है। तो वो डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन नंबर का पोजीशंस भी मिल जाएगा कि ये 6A में क्या आने वाला था। अगर हुआ तो मैं अभी दिखा दूँ क्या आपको? टेलीग्राम मेरे यहाँ पे डाउनलोडेड है क्या? बहुत दिन से हम यूज़ नहीं किए, ऑपरेट होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट अब जैसे क्या होता है ना, आप लोग को बोलने के बाद में आप बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ना बाद में देखेंगे, बाद में देखोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। खुल जा सिम सिम, बस लॉगिन किया हुआ हो, बस मुझे पता था ये इशू होता है। करके दिखा दे रहे बेटा आपको, क्योंकि फिर क्या होगा मुझे मालूम है कि यू विल इग्नोर बेसिकली। देखो SJC का टेलीग्राम चैनल में जाने का, और यहाँ पर फाइल्स आता है ना, ये फाइल्स में आप देखो ये सारा का सारा पास्ट पेपर एनालिसिस बोल के आपको मिल जाएगा। सब डिटेल में एनालिसिस वगैरह डाल दिए थे, ये देखो। तो नॉर्मली 6A में देखो मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस आता है, 5B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है, ठीक है। बहुत चीज़ का पोजीशन फिक्स्ड है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करता है। तो अभी भी 6A में क्या आया आप देखो, 6A में मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस वाला है, की फैक्टर मीन्स एडवांस वाला क्वेश्चन है। 5B में कॉन्ट्रैक्ट ही आया, 5A में प्रोसेस आया, जबकि ऑपरेटिंग आता है जनरली। हमारा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 5A में ऑपरेटिंग, बट अभी इस बार प्रोसेस आ गया, ठीक है। 4B में नॉर्मली क्या आता है भाई, प्रोसेस आता है। इस बार क्या आया, इस बार क्या आया, थोड़ा सा आगे पीछे करता है कभी कभी। 4B में आपका प्रोसेस ही है, 4B में प्रोसेस है। 4A में कॉस्ट शीट आता है, 4A में कॉस्ट शीट आता है, देखो फिक्स है। 4B में प्रोसेस आया है। 3A में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 3B में रिकॉन्सिलेशन या कंट्रोल अकाउंट से आता है, तो इस बार कंट्रोल अकाउंट से आ गया। 2A में मटेरियल, 2B में लेबर। तो 2A में हम लोग का मटेरियल से नहीं आके लेबर से, 2B में ओवरहेड था, मटेरियल लेबर ऑल्टरनेट चलता है। देखो मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर, मटेरियल, तो मटेरियल के बाद लेबर आना था, तो इस बार लेबर आ गया। ओवरहेड ओवरहेड ओवरहेड, तो 2B में ओवरहेड ही आया। 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया, 3B में कंट्रोल अकाउंट्स आया, 4A में कॉस्ट शीट ही आया, 5 में प्रोसेस आया, 4B में प्रोसेस आया। 5A में क्या आया, 5A मैंने नहीं कराया ना अभी तक, 5A में पहुँचे नहीं है क्या? 5A में अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ आपके साथ। अच्छा ये 4B था, 5A मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया मैं, अच्छा सॉरी, दिस वाज 4B। मैं इसके बाद सीधा नीचे आ गया, इसलिए मेरे को लग रहा था कुछ अधूरा अधूरा रह गया, 5A छूट गया है। तो 5A में ऑपरेटिंग आता है, ये देखो ऑपरेटिंग आ रहा है ना, 5A में ऑपरेटिंग आया, 5B में कॉन्ट्रैक्ट आया, पूरा मैच हो रहा है। फिर इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस है ना 6A में, तो वही आया, मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस आया। 6B में मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक्स आता है। दिसंबर 22 का पेपर थोड़ा सा आगे पीछे किया, बट बाकी मैच हो रहा है।
मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक आता है, वही आया है। 7A में स्टैंडर्ड आता है, 7B में बजट आता है, 8 पूरा थ्योरी है, वही सब आया है। पूरा पूरा मैच हुआ है। 7A में आप देखेंगे ना स्टैंडर्ड आया, 7B में बजट आया है, और 8 पूरा थ्योरी है। क्या समझे? और ये थ्योरी भी क्या क्या आता है वो हमने अपने टेलीग्राम में फिर दे दिया था आपको। अगर आप टेलीग्राम में जाओगे ना तो यहाँ पे सब थ्योरी का भी नोट्स दे दिया था, यही सब में से आता है, वही सब में से आया, मिला लेना उसको भी ले जाके। तो टेलीग्राम चैनल हम लोगों का ना खजाना है। आप लोग को लगता है बस क्या है, बट खजाना है, खजाना। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस को छोड़ के वो वाला कर लेते हैं। ये मैं नीचे से नीचे ही चला गया ना, वो वाला क्वेश्चन स्किप कर गया था। 5A ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से आया ये। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से मतलब इतना बच्चा क्वेश्चन कि पैसेंजर किलोमीटर का मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसमें किलोमीटर्स पर एनम, सिंस यहाँ पे सारा डिटेल्स जनवरी का ही दिया हुआ है तो सब कुछ मंथली निकाल दिया। 5 बस का किलोमीटर पर एनम निकालने के लिए 60 किलोमीटर, और महीना में बोला है ऑल दिन चलता है, ऑल डेज ऑफ द मंथ। अच्छा, जनवरी का है तो ये 31 दिन करना चाहिए मेरे को, क्योंकि ये जनवरी का, ये मैं ध्यान नहीं दिया था। तो ये 30 डेज़ का लगे, 31 होना चाहिए। 5 इंटू 60 इंटू 31 इंटू 4, तो ये किलोमीटर आ रहा है 37,200। 37,200। देखो ये छोटा सा चीज़, अब जनवरी बोला है तो हम पूरा 31 लेंगे। पैसेंजर किलोमीटर 37,200 इंटू जितना पैसेंजर अपना जा सकता है इंटू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज जो नीचे में 80% दिया हुआ है, तो इंटू 40 इंटू 80% कर रहे, ये आ रहा है 11,90,400। टोटल कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट को मैंने बस जोड़ दिया। डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑफ बसेस लिखा हुआ है, हम लोग के पास 5 बस है तो ये पाँचों का बसेस लिखा हुआ है तो प्लूरल हो गया, तो अपने को कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस को लेना है कि छोड़ देना है, ये जनरली क्वेश्चन होता है। आप लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट में तो हम लोग लेते नहीं हैं, तो हम इसको ले कि नहीं ले, नॉर्मली ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम लोग ले लेते हैं। तो ये सारा को जोड़ा ना तो ये अमाउंट आ रहा है 2,52,000 एक महीने का। 80,000, 25,000, 60,000, 12,000, 20, एक्सक्यूज़ मी, 35 और 20, 2,52 डिवाइडेड बाई 11,90,400 करो तो ये आ रहा है 0.211, 212 बोल सकते हैं, 21 ही रहने दो, 0.21 कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने बता दिया, ये आंसर है। ठीक है। अब सर हम 31 नहीं लिए, हम 30 लेके कर आए, तो कर आए तो कर आए। अब देखो इंस्टीट्यूट के हाथ में क्या देगा वो नहीं देगा, इसका कोई माई बाप नहीं है। यही बस हमारा एग्ज़ाम में ना लक फैक्टर बोल के यही सब है कि वो सामने वाला चेक करते समय 31 लेगा कि 30 लेगा पता नहीं, जनवरी लग रहा है तो ऑल डेज बोला है ऑफ द मंथ, तो लग रहा है कि 31 से ही सम सही बनेगा, जब ऐसे इतना स्पेसिफाई करके बता रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया था। मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस में आ जाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग एडवांस एक की फैक्टर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्टिमम मिक्स बनाने बोल रहा है। तो सेलिंग प्राइस दिया, पीवी रेशियो दिया, उससे मैंने निकाल दिया कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस इनटू पीवी रेशियो करके देखो मल्टीप्लाई करो आप, यही आएगा। फिर रॉ मटेरियल कंटेंट एज अ परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है, तो मैंने पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाला विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, 500 माइनस 60, 375 माइनस 75, 250 माइनस 100। फिर उसका 50% किया तो रॉ मटेरियल आ गया। 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज अ परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बोला 50%, तो ये इसका आधा करने से ये आ गया। फिर यहाँ पे नीचे जाके पढ़ोगे क्वेश्चन में तो बोल रहा है मटेरियल का वैल्यू लिमिटेड है, कोटा है, कोटा जिस पे होता है वो की फैक्टर हो जाता है, तो की फैक्टर के बेस पे रैंकिंग की जाती है, यानी कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल, ये की फैक्टर है। तो इन दोनों को डिवाइड किया 60/220, तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है 75/150, 100/75। तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल आ गया। अब इसके बाद आएगा हम लोगों का रैंक। रैंक कर लिया मैंने, जिसका हाईएस्ट है उसको 1, सेकंड हाईएस्ट को 2, थर्ड हाईएस्ट को 3, तो 3 2 1।
ठीक है। अब ऑप्टिमम मिक्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें आ रहा है प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल अलॉटेड, यूनिट्स प्रोड्यूस और कंट्रीब्यूशन। तो उसमें रैंक के हिसाब से CBA में अलॉटमेंट कर दिया। मटेरियल का मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक की है। तो पहले रैंक 1 का यूनिट्स हमने मैक्सिमम बना लिया 12,000, फिर रैंक 2 का 20,000 बना। उसके लिए मटेरियल कितने का लगेगा, वो 12,000 इंटू मटीरियल कॉस्ट हमको पता है ना 75, तो 12,000 इंटू 75 करके 9 लाख आया। फिर 20,000 इंटू आप देखो 150 करके आया 30 लाख। फिर 10,000 इंटू 10,000 कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग फिगर हुआ हम लोगों का। उस बैलेंसिंग फिगर से ये रिवर्स मारा, 22 लाख आया बैलेंसिंग फिगर, 22 लाख बाई 220 करके 10,000 आया। और फिर उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन किया मैंने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 175/60 मालूम है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 लाख, नीचे में यहाँ पर उसको माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। तो यही मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। 30 लाख माइनस 33 लाख माइनस 20 लाख कर क्या रहा है, 13 लाख। ठीक है। 6B में ये मार्जिनल कॉस्टिंग CVP एनालिसिस का क्वेश्चन है। सब पैटर्न फिक्स्ड है। दिसंबर 22 को अगर स्किप मारे तो सब मैच हो रहा था। तो CVP एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया। इसमें आप देखो, आपको बोल रहा है 5 लाख का बजटेड प्रोडक्शन हम लोगों का है, जिसका वेरिएबल कॉस्ट 40 है, फिक्स कॉस्ट 40 लाख है, और सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स किया कि प्रॉफिट होगा 25% ऑन टोटल कॉस्ट। तो मैंने सेलिंग प्राइस पहले नोट 1 में निकाला, वेरिएबल कॉस्ट 40 और 40 लाख बाई 5 लाख करके फिक्स कॉस्ट आ गया 8, 40 लाख बाई 5 8 रुपया, टोटल कॉस्ट 48, उस पर 25%, 48 पे 25% जोड़ा तो 60, दोनों मिलाकर आ गया 60। तो ये सेलिंग प्राइस वर्किंग नोट में निकाला। PV रेशियो पूछा है तो इट इज़ कंट्रीब्यूशन आएगा पहले 60 माइनस 40 करके 20 बाई सेलिंग प्राइस 60 तो 1/3। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो फिक्स कॉस्ट विच इज़ 40 lakhs डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया तो 20 रुपीज़, तो ये आ रहा है 2 लाख यूनिट्स। फिर बोल रहा है सेलिंग प्राइस अगर आपका 20% कम कर दिया जाए तो उससे PV रेशियो और BEP पे क्या असर पड़ेगा। तो 20% कम किया तो नया सेलिंग प्राइस आ गया 60 माइनस 20% 48, वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा। ध्यान रहे वेरिएबल कॉस्ट नहीं घटेगा, वो सेम रहेगा पर यूनिट पे। कंट्रीब्यूशन आया 8, PV रेशियो आ रहा है 8/48, तो 8/48 करके आ रहा है 16.67। ब्रेक इवन सेल्स होगा 40 लाख बाई 8 विच इज इक्वल टू 5 लाख यूनिट्स। और इसके बाद है बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट क्यों निकाला ये, क्योंकि पार्ट बी में बोला है कि आप कितना यूनिट बेचोगे जिससे कि आप बजटेड प्रॉफिट से 10% ज़्यादा कमा सकते हो। तो बजटेड प्रॉफिट मतलब आप जो यहाँ पे 5 लाख यूनिट्स देख रहे थे, ये बजटेड प्रोडक्शन था, तो उस पर प्रॉफिट ओरिजिनली कितना आ रहा था। तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज़ करके था, तो 100 लाख कंट्रीब्यूशन आने का बात था, उसमें फिक्स कॉस्ट 40 लाख लेने का बात था, तो प्रॉफिट 60 लाख आने का बात था। डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपको 10% ज़्यादा कमाना है तो 66 लाख। और फिर यूनिट्स आप कितना बेचोगे जिससे अचीव हो जाए नए रिवाइज्ड प्राइस के हिसाब से, तो इट्स फिक्स कॉस्ट वो तो चेंज नहीं हो रहा, प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो नया वाला है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है 8 रुपया, तो 40 + 66/8 करें तो 13.25 लाख यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 7A, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वेश्चन तो इजी है कि ये आपका 1 यूनिट का और आपका 20 यूनिट बनाने हैं, एक्चुअल में बनाया है तो उसका डिटेल्स है। तो आपने कॉस्ट कार्ड बना लिया 20 यूनिट के हिसाब से कि 1 यूनिट का 2 3 4 है, तो 20 यूनिट का क्या होगा, 20 × 2 40, 20 × 3 60, 20 × 4 80। फिर रेट्स ले लिया, अमाउंट डाल दिया एक्चुअल का जो कॉपी कर लिया क्वान्टिटी रेट। फिर हम लोग 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं, SP × AQ और RSQ × SP, AQ × SP और RSQ × SP। तो AQ × SP कैसे आ रहा है, ये एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। और RSQ × SP कैसे आ रहा है, RSQ आ रहा है, RSQ आता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन करके। ठीक है,
तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हम लोगों का है, ये देखो तीनों मिला के 185 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होगा 2/9, 3 2 5 6 9, 2/9 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 20, तो 185 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन नेक्स्ट वाले में 3/9, यहाँ पे टोटल 9 आ रहा है, और थर्ड वाले में 4/9। ये 2 3 4 यहाँ से भी रेशियो बना सकते हो या फिर यहाँ से भी रेशियो बना सकते थे, दोनों से एक ही आंसर आएगा। मतलब रेशियो 40 60 80 का भी ले सकते हो, 2:3:4 भी ले सकते हो। फिर रेट आपको स्टैंडर्ड वाला मल्टीप्लाई करना है, तो ये अमाउंट आ रहा है 3597.22। 0.22 क्यों लिया सर? क्योंकि यहाँ पे चला के बोला अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, इसलिए 0.22 ले लिया। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ क्या है ना, बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े, कॉस्ट होता है, फिर प्राइस होता है, यूसेज होता है, यूसेज से मिक्स यील्ड होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो कॉस्ट प्राइस यूसेज तक तो ठीक है, यूसेज और क्वांटिटी एक ही होता है। फिर मिक्स के बाद यील्ड होता है, यील्ड रिवाइज्ड क्वांटिटी को यील्ड बोलते हैं। अब ये क्या है, दो नया बना दिया, रिवाइज्ड क्वांटिटी और यील्ड। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया पूरा लिखकर, जो रिवाइज क्वांटिटी है वही यील्ड वेरिएंस कहलाएगा। ये गड़बड़ कर दिया, कुछ टाइपो एरर हो गया, ठीक है। अब पता नहीं इसका कोई फॉर्मूला भी पैदा कर ले तो मेरे को मालूम नहीं है, बट ऐसा मैंने कभी पढ़ा भी नहीं और पढ़ाया भी नहीं। जो रिवाइज्ड क्वांटिटी होती है वही एक्चुअली यील्ड कहलाती है। बह गया होगा क्वेश्चन बनाने वाला, भावनाओं में बह जाता है ना कोई, तो ऐसा हो जाता है। तो इसको फॉर्मूला मैंने कैसे बैठाया, ये सब तो आपका प्रैक्टिस के ऊपर है ना। ब्रैकेट खोल के, जैसे एमपीवी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ब्रैकेट ओपन कर दो ना, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू, तो एस पी इंटू ए क्यू और ए पी इंटू ए क्यू, तो इट गोज लाइक दिस, ओके। एम क्यू वी का फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और लास्ट है बजट का, बजट चैप्टर से कैश बजट बहुत रेयर आता है बट आया, बट इजी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मेहनत होता है, टाइम लगता है। जैसे सेल्स दिया हुआ है तो बोला है 10% परचेज सेल्स कैश में होता है, और फिर आपका ये एडवांस टैक्स अगस्त में देना है, प्लांट परचेज हुआ जून में, टाइम लैग दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स का 2 महीना, क्रेडिट परचेजेस का 1 महीना, वेजेस का आधा महीना, एक्सपेंसेस का आधा महीना, और कैश बजट बनाना है फ्रॉम 1 जून 3 महीने के लिए। ओपनिंग बैलेंस लेना है 2.5 लाख। तो सबसे पहला वर्किंग का काम क्या होता है ना, यहाँ पे अपने को सारा शेड्यूल्स बना बना कर पता करना पड़ता है कि सेल्स का कितना पैसा आ रहा है और बाकी का कितना पैसा जा रहा है। तो सेल्स का ये शेड्यूल बनाने का प्रोसेस मैं क्लास में जनरली आपको सिखाता हूँ, जिसमें इस तरफ आप जो एक्चुअल वैल्यूज है वो लिख दो, इस तरफ जहाँ पे कलेक्शन करना है वो लिख दो, मैट्रिक्स बनाओ। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का मैंने क्रेडिट सेल्स लिखा है, क्योंकि कलेक्शन पहले क्रेडिट सेल्स का कर लेते हैं। क्रेडिट सेल्स का जो भी सेल्स फिगर दिया हुआ था उसमें 10% कैश था, तो मैंने 90% मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर 2 महीने बाद पैसा आ रहा है, तो मार्च का पैसा मई में आ रहा है, अप्रैल का पैसा जून में आ रहा है, ऐसे करके जून जुलाई अगस्त तक लिख दिया। जुलाई का पैसा यहाँ पे आएगा नहीं, अगस्त का पैसा यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, वो ब्लैंक रहेगा। तो कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स कितना आया वो मैं फिर जून जुलाई अगस्त का लिया, क्योंकि हमारा जो मेन पीरियड है वो जून से स्टार्ट हो रहा है। और फिर जून जुलाई अगस्त का कैश सेल का रुपया भी लेना था, जो कि 10% ऑफ सेम मंथ होगा। तो इस 3 मंथ का 10% मैंने यहाँ पे डाल दिया, 16 लाख का 10%, 1640 का 10%, 1780 का 10%, तो जोड़ जाड़ कर आपका टोटल सेल्स कलेक्शन आ गया। अब सेम प्रोसेस में परचेज का पेमेंट निकाल दिया 90% और 10% का लॉजिक से। तो जून जुलाई अगस्त का 10% मैंने यहाँ पे डाल दिया, 9.6 का 10%, 0.96, 8 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, ये सब जोड़ जाड़ के ये आ गया। फिर वेजेस के लिए बोला आधा महीना, क्या बोला है, आधा महीना। तो आधा महीना मतलब हो गया वेजेस का ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, मतलब सेम मंथ आधा, नेक्स्ट मंथ आधा। ये आधा महीना मतलब होता है सेम मंथ आधा, नेक्स्ट मंथ आधा। तो इस तरह से सेम प्रोसेस फॉलो किया, बस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। परचेजेस में नेक्स्ट मंथ था, मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, इसमें आधा आधा था तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अपने को जून जुलाई अगस्त से मतलब है, तो मैंने टोटल सिर्फ जून जुलाई अगस्त का किया, इसमें अलग से कोई कैश वेजेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। पेमेंट फॉर एक्सपेंस भी आधा महीना था, तो आधा महीना के हिसाब से मार्च का आधा मार्च में, आधा अप्रैल में, ऐसे कर दिया। वेजेस का आधा महीना था, ठीक है, और पेमेंट ऑफ परचेज का 1 मंथ था, और इसका 2 मंथ्स था। तो ये बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी तो इतना झटाझट बना दिया, मेरे को सॉल्व करने में यार 3 घंटा लग गया था ऑलमोस्ट। तो ऑफ कोर्स आपको भी एग्ज़ाम में इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा,
है ना। तो अभी मैं फटाफट दिखा दे रहा हूँ। और इसके बाद मैंने कैश बजट का फॉर्मेट बनाया। देखो जून जुलाई अगस्त, ओपनिंग बैलेंस जो दिया होता वो लिखा, कलेक्शन फ्रॉम सेल्स नोट 1 से उठाया, पेमेंट टू क्रिएटर्स नोट 2 से उठाया, पेमेंट ऑफ वेजेस नोट 3 से उठाया, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस नोट 4 से उठाया, एडवांस टैक्स डायरेक्ट दिया हुआ था वो डाल दिया, प्लांट परचेज डायरेक्ट दिया हुआ था वो डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस वो पहले जून का निकाला, वही क्लोजिंग को नेक्स्ट में ओपनिंग बनाया, फिर जुलाई का निकाला, फिर उस क्लोजिंग को यहाँ पे ओपनिंग बनाया, तो अगस्त का निकाला। सब प्रैक्टिस किया होने से आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा है। एक बार ये पेपर सॉल्व करके आते तो आपको और मज़ा आता। ठीक है, अब लास्ट में आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने नहीं अभी यहाँ पे कुछ आंसर किया। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेंट्रलाइज स्टोर सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसमें एनी 3 आंसर करना होता है। थ्योरी भी कभी कभी सेफगार्ड कर जाता है, कभी पेपर छूट रहा हो तो, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो करना तो, हालांकि ऑप्शन रहता है अभी तो थ्योरी का। न्यू सिलेबस में आने के बाद ये थ्योरी का इस तरह का डेडिकेटेड क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है, बीच बीच में 1-2 थ्योरी जो पूछ रहा है। तो इस तरह से ओल्ड सिलेबस का मैंने पूरा रिव्यू आपको दिया। और भी पेपर्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसका भी धीरे धीरे रिव्यू दूंगा। आप ज़रूर यूट्यूब पे बने रहिएगा। अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अच्छा, अब एक दो बात और बता दूं। देखो, अगर आपका जून में क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, मुबारक, आप फाइनल में आ जाओगे। ओके, अगर मान लेते हैं आपके साथ सिचुएशन ऐसा है कि आपने जून 23 में ग्रुप 1 दिया है, ओल्ड सिलेबस में खाली ग्रुप 1 दिया है और आप पास हो गए। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये एक सवाल आपके दिमाग को सता रहा होगा। अगर आप पास हो गए और आपका अभी का आज का डेट पे स्टेटस देख लो, पेपर बहुत अच्छा गया, या फिर अभी ऐसे बोलते हैं पेपर अच्छा गया, सिचुएशंस बना रहे, पेपर अच्छा गया है। ठीक है, अरे ये सॉल्यूशन पूरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना पूरा। क्या सॉल्यूशन चला रहे हो, रुको इस चीज़ को समझो। ये पेपर अच्छा गया अगर आपका, और आपको लग रहा आप पास हो जाओगे, और आप अभी पास हो जाओगे, तो ग्रुप 2 की पढ़ाई अगर शुरू नहीं किया हुआ एकदम भी, तो प्रेफर्ड न्यू सिलेबस में करो। ठीक है, ग्रुप 1 अगर ओल्ड में दिया है, डाउट है कि पास होगा कि नहीं होगा, तो अभी ग्रुप 2 स्टार्ट मत करो, अभी ग्रुप 1 रिवीजन करो। ठीक है, अरे आपने आत्मा से पूछो, आत्मा से नहीं समझ में आता तो ये पेपर रिव्यू करके जैसे कॉस्ट का समझ में आ गया, इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिव्यू देख देख के एक आइडिया लगा दो। तो ग्रुप 1 का रिवीजन करो, क्लास में मत फंस जाना, नहीं तो फिर क्या होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पता चला ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिए और ना फिर ग्रुप 2 के रहे ना ग्रुप 1 के रहे। ठीक है, अगर आपने बोध ग्रुप दिया है, ओके, और पेपर अच्छा गया है, तो अभी प्लीज़ फाइनल चालू मत करना, वेट फॉर द रिज़ल्ट। तब तक एडवांस एक्सेल का क्लास कर लो, हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट में फ़ोन करोगे ना तो 50% डिस्काउंट दे देंगे, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, मेरे को पता नहीं, देने का चांस ज़्यादा है। एडवांस एक्सेल का क्लास करो, वो बेटर है, वो आपका सीवी में ऐड हो जाएगा, तो कहीं पे भी इंटर्नशिप मांगने जाओगे तो मिलने का चांस बढ़ जाएगा। और अगर बोथ ग्रुप दिए हो, पेपर अच्छा नहीं गया, लग रहा नहीं है कि होगा, तो रिवाइज करो, लेके एक एक सब्जेक्ट बैठ जाओ, इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व करो, रिवीजन करो, जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको उठाओ, उसका अगर क्लास ज़रूरत है तो क्लास देखो, एक्सटेंशन लो, नया से कोई दूसरे टीचर से क्लास लो, तैयारी करो आगे का, टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। अच्छा, अब ये बच्चा लोग बोलेगा कि सर मैं यहाँ पर पूरा न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाऊँ क्या? नहीं, अभी
न्यू सिलेबस में मैं उनको ही रेकमेंड करता हूँ जो कि अभी एकदम भी ग्रुप 2 का पढ़ाई चालू नहीं की। अच्छा, आपने ग्रुप 2 का ट्यूशन लिया हुआ, एग्ज़ाम नहीं दिए थे ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, खाली ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिए थे, तो आप क्या करोगे, पुराना कोर्स अभी एक और टर्म वैलिड है तो उसी में एग्ज़ाम देना है। नहीं तो ग्रुप 2 में आके न्यू सिलेबस में बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, पुराना पढ़ाई को स्क्रैप करके मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बस एक संक्षेप में आइडिया दे दिए। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कन्वर्जन को लेकर, आप वो सब भी देख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ CMA ओल्ड टू न्यू सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिएगा। ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में अगर देना चाहते हो तो हमारा एक श्योर शॉट नाम का बैच चालू हो रहा है, जो गजब का एक बैच सिस्टम है। 3 महीने में मैं आपका कोर्स ख़त्म कराऊंगा, प्रॉमिस है। अगर आप मेरे साथ लगे रहोगे, जैसे ताली दोनों हाथ से ही बजेगी, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर श्योर हैं पेपर अच्छा गया, ग्रुप 1 निकल जाएगा, तो ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में श्योर शॉट बैच के बारे में पता करना मत भूलिएगा। ठीक है, बिफोर टेकिंग एनी एडमिशन ये श्योर शॉट बैच के बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा। ओके, कैसे वर्क करता है नहीं करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक फॉर्म दे दूंगा, आप उसको भर सकते हैं, हमारे काउंसलर्स आपको कॉल बैक करके समझा देंगे। और जल्दी चालू हो रहा है, मिस मत करिएगा श्योर शॉट का अपॉर्चुनिटी। इसके वीडियोस ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख के फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, बाकी इस रिव्यू से कितना फ़ायदा हुआ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और ये जो मैंने पूरा लिखा है वो सारा का सारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा, खाली यूट्यूब पे बने रहने से काम नहीं बनता है, क्योंकि यूट्यूब में नोट्स नहीं शेयर हो सकता ना, टेलीग्राम में नोट्स शेयर हो सकता है। जल्दी मैं न्यू सिलेबस का भी रिव्यूज़ लाऊंगा और बाकी सब्जेक्ट्स का भी लाऊंगा, तब तक बने रहिए। ओके ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।